सब्सक्राइब करिए यूट्यूब स्टडी चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए लेटेस्ट स्टडी अपडेट सबसे पहले पाने। नमस्कार, मैं आपका यूट्यूब स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम ईरान की मौजूदा स्थिति पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे सामने कुछ दस्तावेज और रिपोर्ट्स हैं जो जनवरी 2026 की एक बहुत गंभीर तस्वीर दिखा रही हैं। इनको पढ़कर ऐसा लग रहा है कि देश एक बड़े आर्थिक और सामाजिक एक भूचाल के मुहाने पर खड़ा है। तो आज हम इन जानकारियों को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि यह संकट आखिर कितना गहरा है, इसकी जड़ें कहां हैं और हाल में ऐसा क्या हुआ जिसने हालात को इतना विस्फोटक बना दिया है। चलिए सबसे पहले उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं क्योंकि ये सच में चौंकाने वाले हैं। जनवरी 2026 की स्थिति देखें तो महंगाई दर 48% पर है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि खाने पीने की चीजों की कीमतें वो पिछले साल के मुकाबले 72% बढ़ गई हैं। 72%। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। असल तबाही तो ईरान की मुद्रा रियाल के साथ हुई है। उसका अवमूल्यन ऐतिहासिक स्तर पर है। आज की तारीख में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 14,07,000 रियाल तक पहुंच गई है। 14 लाख? जी हाँ, हालात इतने खराब है कि यूरोपीय संघ के कई देशों ने तो रियाल में लेन देन पर ही रोक लगा दी है। अच्छा जी, इसका सीधा मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग असंभव हो गया है। तो इन बड़े बड़े आर्थिक आंकड़ों का आम लोगों पर, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? असर बहुत ही भयानक है। बड़े शहरों में आप देखिए, हर दिन 3 से 4 घंटे बिजली कटौती हो रही है। हर दिन? हाँ, हर दिन। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि सभी 31 प्रांतों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। 600 से ज्यादा रैलियां हुई हैं और ये बहुत दुख की बात है, 646 से ज्यादा मौतें भी दर्ज की गई हैं। 600 से ज्यादा रैलियां और इतनी मौतें, ये तो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन जैसा लगता है। बिल्कुल, लोगों का दर्द और गुस्सा वो सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। इस्फहान के एक कपड़ा व्यापारी का एक बयान है जो हालात को बिल्कुल साफ कर देता है। वो कहता है, क्या मेरे बच्चे हवा खाएंगे? क्या हमें सिर्फ रोटी खरीदने के लिए सूटकेस भरकर नकद ले जाना होगा? आप सोचिए जरा। ये हताशा दिखाती है कि लोगों का सब्र अब टूट चुका है। कुछ लोग तो सीधे तौर पर मुल्लाओं को हटाने की बात कर रहे हैं और इसे हमारी पीढ़ी का तियानमेन स्क्वायर कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। ये सोचना भी मुश्किल है। आप हर दिन मेहनत करें और फिर भी अपने बच्चों के लिए रोटी खरीदने को सूटकेस में पैसे ले जाने पड़े। ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं है, ये लोगों के आत्मसम्मान पर हमला है। लेकिन सवाल यह है कि कोई भी देश रातों रात तो इस हालत में नहीं पहुंचता। इसकी जड़ें कहां हैं? कहानी शुरू कहां से होती है? कहानी की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है ईरान की, जिसे कहते हैं सैन्यकृत अर्थव्यवस्था, मिलिटराइज्ड इकोनॉमी। सैन्यकृत अर्थव्यवस्था कि सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसका असल में मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेना के कंट्रोल में है और वो उसे मुनाफे के लिए चला रही है। ईरान में ये काम करती है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, जिसे IRGC भी कहते हैं। IRGC कुल GDP के 25 से 50% हिस्से को नियंत्रित करती है। 50% तक? जी, देश की लगभग आधी अर्थव्यवस्था। बिल्कुल। तेल और गैस, बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम, शायद ही कोई बड़ा सेक्टर हो जिसमें IRGC का दखल ना हो। और इस एकाधिकार ने आप देखिए 2 काम किए हैं। एक तो इसने देश के प्राइवेट सेक्टर को लगभग खत्म कर दिया है और दूसरा, इसने भ्रष्टाचार को एक तरह से संस्थागत बना दिया है। और इसके कुछ उदाहरण भी होंगे? हाँ, इसके बहुत ही ठोस और भयानक उदाहरण है। पहला है साउथ पार्स गैस फील्ड का मामला। अच्छा। ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है जिसे ईरान और कतर साझा करते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि कतर जितना गैस निकालता है, ईरान उसका आधा भी नहीं निकाल पा रहा। क्यों? वजह IRGC से जुड़े ठेकेदारों का कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार। इसके चलते ईरान को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। ये तो देश के अपने संसाधन की बर्बादी हुई। क्या ये भ्रष्टाचार आम लोगों की जिंदगी से जुड़े प्रोजेक्ट्स में भी इतना ही है? बिल्कुल। और उसका एक और भी भयानक उदाहरण है तेहरान मेट्रो लाइन 7। मेट्रो लाइन? जी, इस लाइन का बड़े तामझाम से उद्घाटन हुआ, लेकिन सिर्फ 3 हफ्तों में से बंद करना पड़ा। सिर्फ 3 हफ्तों में? क्यों? क्योंकि जांच में पता चला कि उसमें वेंटिलेशन और इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम जैसी सबसे जरूरी चीजें ही नहीं थी। उसे मौत का जाल तक कहा गया।
और इस प्रोजेक्ट को भी IRGC की ही एक कंपनी खातम अल-अंबिया चला रही थी। मतलब यकीन नहीं होता, लोगों की जान की भी कोई परवाह नहीं। और ये भ्रष्टाचार सिर्फ अर्थव्यवस्था तक नहीं है, इसने ईरान के पर्यावरण को भी तबाह कर दिया है। यहाँ जल माफिया एक बहुत बड़ी सच्चाई बन गया है। जल माफिया ये कैसे काम करता है? IRGC से जुड़ी कंपनियों का बांध बनाने के ठेकों पर एक अधिकार है। उन्होंने बिना सोचे समझे नदियों का रुख अपनी फायदेमंद परियोजनाओं की ओर मोड़ दिया है। और इसका नतीजा एक राष्ट्रीय आपदा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गोटवन बांध। इसे ऐसी जगह बनाया गया जहां जमीन के नीचे नमक के बड़े बड़े गुंबद थे। नमक के ऊपर? जी। नतीजा ये हुआ कि बांध का पूरा पानी खारा हो गया, पीने लायक भी नहीं रहा। इसी तरह ईरान की सबसे बड़ी झीलों में से एक का 90% हिस्सा सूख चुका है। 90%? और जब पानी नहीं होता तो लोग सड़कों पर उतरते हैं। इस्फहान और खुजिस्तान जैसे प्रांतों में प्यासे विद्रोह हुए हैं। लोग सचमुच पानी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक तरफ भ्रष्टाचार से देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, दूसरी तरफ पर्यावरण तबाह हो रहा है और लोग पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए तरस रहे हैं। ऐसे माहौल में कोई क्यों रहना चाहेगा, खासकर वो लोग जिनके पास बाहर जाने का विकल्प हो। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और यही हमें प्रतिभा पलायन यानी ब्रेन ड्रेन की समस्या पर लाता है। आंकड़े वाकई दिल दहलाने वाले हैं। हर साल 1.5 लाख पढ़े लिखे प्रतिभाशाली ईरानी देश छोड़कर जा रहे हैं। 1.5 लाख हर साल? जी। इससे देश को सालाना $50 बिलियन का आर्थिक नुकसान हो रहा है। एक रिपोर्ट में एक बहुत ही मार्मिक तुलना की गई है कि एक वैज्ञानिक का देश छोड़कर जाना 10 तेल के कुओं के जलने के बराबर है। ये तो बहुत गहरी बात है। लेकिन हाल में ऐसा क्या हुआ जिसने इस ढहती हुई इमारत को मतलब आखिरी धक्का दे दिया? हाल की घटनाओं ने, आप कह सकती हैं, आग में घी का काम किया है। और इसमें सबसे बड़ा उत्प्रेरक था जून 2025 में इजराइल के साथ हुआ 12 दिवसीय युद्ध। आपने जून 2025 के युद्ध का जिक्र किया। ये सिर्फ 12 दिन चला, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसका असर बहुत गहरा था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये युद्ध सीधे ईरान की जमीन पर लड़ा गया। ये एक मनोवैज्ञानिक और सामरिक दोनों तरह का बड़ा झटका था। पहली बार इजरायली हवाई हमलों ने ईरान के सैन्य और सबसे जरूरी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। अच्छा। इसने न सिर्फ हुकूमत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा किया, बिल्कुल, बल्कि रक्षा पर अचानक इतना खर्च बढ़ा दिया कि पूरी अर्थव्यवस्था का बजट ही बिगड़ गया। और महंगाई वहीं से बढ़नी शुरू हुई। जी, यहीं से महंगाई 48% के पार पहुंचनी शुरू हुई थी। युद्ध की कीमत सीधे आम जनता को चुकानी पड़ी। और इस युद्ध के अलावा परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी कुछ बड़ा हुआ था, है ना? हाँ, युद्ध के साथ साथ कूटनीतिक मोर्चे पर भी ईरान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 2004 और 2005 में जो भी समझौते और निगरानी के वादे किए गए थे वे सब खोखले साबित हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी मतलब IAEA जी ने साफ कह दिया कि ईरान अपने वादों का उल्लंघन कर रहा है। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा बहुत गंभीर हुआ। संयुक्त राष्ट्र के वो पुराने सबसे कड़े प्रतिबंध वापस लागू हो गए, जिन्हें स्नैपबैक सैंक्शंस कहा जाता है। इसका ठीक मतलब क्या है? स्नैपबैक का मतलब है एक झटके में पुरानी स्थिति में वापस लौटना। ये कोई नए प्रतिबंध नहीं थे, बल्कि वो सबसे कठोर प्रतिबंध थे जो पहले हटा लिए गए थे, उन्हें फिर से लागू कर दिया गया। और इसका असर ये हुआ कि ईरान वैश्विक वित्तीय प्रणाली से, जैसे स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम, उसे लगभग पूरी तरह कट गया। मतलब आसान भाषा में कहें तो ईरान के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना, तेल बेचना या बाहर से जरूरी सामान मंगाना भी लगभग नामुमकिन हो गया। इसने पहले से लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। तो ये हाल की घटनाएं थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी समस्याएं, चाहे वो IRGC का नियंत्रण हो या भ्रष्टाचार, इनकी जड़ें और भी पुरानी है। इन रिपोर्ट्स में क्या इस पतन की शुरुआत को लेकर कोई ऐतिहासिक विश्लेषण भी है? बिल्कुल है, और वो विश्लेषण हमें 1979 की इस्लामिक क्रांति तक वापस ले जाता है। एक रिपोर्ट में एक ग्राफ है जो बहुत कुछ कहता है। ये ग्राफ ईरान की प्रति व्यक्ति आय क्षमता और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की तुलना करता है। अच्छा। क्रांति से पहले दोनों लाइनें साथ साथ चल रही थीं, लेकिन 1979 के बाद दोनों के बीच एक खाई बनती चली गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर ईरान अपनी क्षमता के हिसाब से विकास करता तो आज उसके नागरिक कहीं ज्यादा अमीर होते,
लेकिन क्रांति के बाद की नीतियों ने देश को विकास की पटरी से ही उतार दिया। तो आज कितना फर्क है? आज ईरान की असल प्रति व्यक्ति आय उसकी क्षमता से 50% कम है। ऐसा लगता है जैसे क्रांति ने देश के आर्थिक विकास पर एक परमानेंट ब्रेक लगा दिया हो। ये सिर्फ आर्थिक पतन नहीं है, मुझे लगता है ये संस्थागत पतन भी है। जब भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो तो कानून और न्याय व्यवस्था का क्या हाल होगा? आपने बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि मूल्यों और संस्थाओं का भी पतन है, और आंकड़े इसकी भी गवाही देते हैं। 1980 से 2020 के बीच कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ का सूचकांक 100 में से 80 से गिरकर 20 पर आ गया। 80 से सीधा 20 पर? जी हाँ। और इसी दौरान न्यायिक भ्रष्टाचार का सूचकांक 10 से बढ़कर 70 पर पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दो आंकड़ों को एक साथ देखिए। कानून का राज खत्म हो रहा है और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मतलब देश की बुनियाद ही खोखली हो चुकी है। आम नागरिक के लिए न्याय की कोई उम्मीद नहीं बची है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है अगर हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ें? एक तरफ दशकों पुराना संस्थागत भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ सड़कों पर व्यापक जन विद्रोह, और इन दोनों के ऊपर से हाल ही में हुआ युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का कहर। ऐसा लग रहा है तीनों मिलकर एक पूर्ण संकट यानी एक परफेक्ट स्टॉर्म की स्थिति बना रहे हैं। यही सटीक शब्द है। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है और भविष्य की तस्वीर भी बहुत धुंधली है। विश्व बैंक का एक अनुमान है जो इसी ओर इशारा करता है। क्या कहता है वो अनुमान? उनके मुताबिक अगर हालात ऐसे ही रहे तो 2027 तक ईरान में गरीबी दर 39.2% तक पहुंच सकती है। लगभग 40%। इसका मतलब हुआ कि देश के 2 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे होंगे। जी हाँ, ये एक मानवीय संकट की आहट है। तो कह सकते हैं कि 1979 की क्रांति ने जिस राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को जन्म दिया था वो 2026 में आकर अपने ही बोझ तले ढेरा है। बिल्कुल। और अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं जो ये सभी दस्तावेज हमारे सामने रखते हैं और जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि इस अभूतपूर्व अनिश्चितता का अंत क्या होगा? क्या ईरान के लोग एक नए लोकतांत्रिक भविष्य की ओर बढ़ पाएंगे, या फिर यह देश सीरिया की तरह अराजकता और गृह युद्ध के एक लंबे अंधेरे दौर में फंस जाएगा? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।